नमस्कार। अभिव्यक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति दुबे। अभिव्यक्ति के नए अंक में हम बातचीत करेंगे वायलिन के उस्ताद असगर हुसैन साहब के साथ। सर, आपका अभिव्यक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे ये वायलिन वाद्य यंत्र जो है, कभी लगता है कि ये तो यूरोपियन है, कभी लगता है कि ये भारतीय है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी इसकी बहुत ज़्यादा दखल है। बिल्कुल। तो इस वाद्य यंत्र के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ज़रूर ज़रूर। वायलिन बेसिकली यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट है और 16th सेंचुरी में इसका आविष्कार हुआ था जी, यूरोप में ही, इटली में। और उसके बाद ये ट्रैवल करते 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 18th सेंचुरी में इंडिया आया और इंडिया में भी साउथ इंडिया में आया, कर्नाटका स्टेट बेंगलोर में। जी। तो बेंगलोर में सबसे पहले इंडिया में वायलिन बजाया गया है। तो क्या ये इवॉल्व भी हुआ है एक यूरोपियन वाद्य यंत्र जो अब पूरे तरीके से भारतीय हो चुका है? तो क्या कुछ बदलाव भी किए यहाँ? हाँ जी, काफ़ी बदलाव आए हैं वायलिन में। यूरोपियन स्टाइल वायलिन और हमारा नॉर्थ और साउथ इंडियन स्टाइल वायलिन, दोनों में काफ़ी फ़र्क आया है। फ़र्क ये आया है कि यूरोप में, बल्कि यूरोप में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो वायलिन को पकड़ने का जो पॉस्चर है वो बहुत डिफरेंट है और जो हमारे इंडिया में इसको पकड़ने का पॉस्चर है वो बहुत अलग है। यूरोप में वायलिन को ऐसे पकड़ते हैं, अच्छा, और बो के साथ ऐसे बजाया जाता है, चाहे वो चेयर पे बैठ के बजाए चाहे वो खड़े होके बजाए। हाँ जी। तो ये तो हुआ यूरोपियन स्टाइल, या कहना चाहिए पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही चलता है। इंडिया में क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो सारा का सारा ज़मीन पे बैठने वाला कल्चर है। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल। रूट से जुड़े हुए अपने लोग हैं। आप देखते हैं जो हम लोगों का जो पुराने अंदाज का जो खान पान था वो भी हम लोग नीचे ज़मीन पे बैठ के खाया करते थे। अब तो खैर दौर बदल रहा है तो डाइनिंग टेबल्स आ गई हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से हमारा जितना भी संगीत है, नॉट ओनली वायलिन, चाहे वो तबला हो, सितार हो, गाना हो, सरोद हो, बांसुरी हो, संतूर हो, हम लोग ज़मीन पे बैठ के बजाते हैं। तो जब हम ज़मीन पे बैठ के बजाते हैं तो वायलिन को पकड़ने का हमारा जो स्टाइल इंडिया में है वो नॉर्थ इंडिया में भी और साउथ इंडिया में भी वो इस किस्म का हो जाता है कि वायलिन को हम ऐसे रखते हैं और यहाँ उसको अपने पैर पे रख के बजाया जाता है। और बाज जो है, स्टाइल ऑफ प्लेइंग जो है वो भी बहुत डिफ़र करता है। तो अगर आप कहें तो मैं आपको दोनों का फ़र्क करके दिखाऊं कि यूरोपियन स्टाइल वायलिन में क्या टोनल क्वालिटी बनती है और इंडियन स्टाइल वायलिन में क्या टोनल क्वालिटी बनती है। बिल्कुल, हाँ, हम जानना चाहेंगे। तो अब क्योंकि वायलिन इंडियन पोजीशन में रखा हुआ है तो हम इंडिया से शुरू करें क्या? बिल्कुल सर। इंडिया में जो काम है मोस्टली वो मींड गमक का काम ज़्यादा होता है। मींड गमक हमारे हिंदुस्तानी पद्धति का एक अभंग हिस्सा है। तो मैं थोड़ा सा बजा के दिखाता हूँ आपको। जी। ये सारा मींड का काम हो रहा है जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग वर्क। जी। तो ये
तो हुआ इंडियन स्टाइल, नॉर्थ और साउथ दोनों का जी। तो अभी मैं आपको इसका वेस्टर्न रूप दिखाता हूँ कि इन्हीं स्वरों को अगर हम वेस्टर्न स्टाइल में बजाएंगे तो क्या टोन बनता है उसका। बिल्कुल। ये जो मैं अभी बजा रहा था ये राग चारोकेशी है। अच्छा, वेस्टर्न म्यूजिक में कोई राग होता नहीं है, वहाँ स्केल्स होते हैं, लेकिन स्वर तो सारे दुनिया में एक जैसे ही है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या कहीं भी हो, स्वर तो साथ ही है। सुर तो साथ ही है। तो अब इन्हीं स्वरों को देखिए वेस्टर्न रूप इसका कैसा है। बिल्कुल। तो ये इसका वेस्टर्न स्टाइल था। बिल्कुल, दोनों में सुनने में ही अंतर समझ में आ गया है। जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड की जो ट्यूनिंग है जो सारे वर्ल्ड में चलती है वो होती है मा सा पा रे। जी। मतलब जो हमारा लोएस्ट नोट है, दिस इज मा, दिस इज सा, दिस इज पा और दिस इज रे। तो मा सा पा रे। अब वेस्टर्न म्यूजिक में मा सा पा रे तो है नहीं, तो वो लोग इसको बोलते हैं जी डी ए ई। एक्चुअली जी डी ए ई जो है ये स्वरों के नाम है। जी। तो जी डी ए ई ट्यूनिंग पूरे वर्ल्ड में चलती है। जब इंडिया में आ गया तो यहाँ मुझे लगता है क्योंकि ये सबसे पहले साउथ में आया था, तो साउथ इंडिया में उस जमाने में भी और आज भी जी वीणा का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। तो वीणा की जो ट्यूनिंग थी उसी ट्यूनिंग के अकॉर्डिंगली वायलिन को भी ट्यूनिंग चेंज करने की उस ज़माने में कोशिश की गई और उसकी फिर अलग अलग वेरिएशन हो गई ट्यूनिंग की। कई लोग इसको पा सा ट्यूनिंग करते हैं, कई लोग सा पा ट्यून करते हैं और कई लोगों ने इसमें एक एडिशनल और स्ट्रिंग लगाया है बेस के लिए, लोएस्ट बेस के लिए, तो वो अच्छा। भी हाँ जी, तो 5 स्ट्रिंग हो जाते हैं। जनरली वायलिन में 4 स्ट्रिंग होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि ये 4 तार का साज होता है। हाँ। लेकिन यहाँ इंडिया में एक एडिशनल स्ट्रिंग इसमें और लग गया है जो कुछ कलाकार लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। एक लोएस्ट सा हमको एक्स्ट्रा मिलता है बस। तो ये थोड़ा सा इसमें इंडिया में आके चेंजिंग हुए और नॉर्थ इंडियन स्टाइल वायलिन बजाने का अंदाज कुछ और है, कर्नाटक स्टाइल, साउथ इंडियन स्टाइल वायलिन बजाने का अंदाज कुछ और है। वो म्यूजिक का डिफरेंस जी है। जी, वो वायलिन का डिफरेंस नहीं, म्यूजिक का डिफरेंस। बिल्कुल जी सर, जब वायलिन भारत आया, दक्षिण भारत में सबसे पहले आया और वहाँ पे इसे अडॉप्ट किया गया। जी। आप दिल्ली घराना से ताल्लुक़ रखते बिल्कुल। हैं, तो जब यहाँ तक वायलिन पहुँचा तो उसको कैसे स्वीकार किया गया, किस तरीके से उसका स्वागत किया गया, उसकी कहानी क्या है? नहीं, हमारा घराना दिल्ली घराना एक ऐसा घराना है हिंदुस्तान में कि इसमें कई चीज़ें मौजूद हैं। अक्सर घरानों में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, या तो गाना होता है या तो तबला होता है। मोस्टली जो घराने हैं वो गाने और तबले के ज़्यादा हैं जी। या फिर मैहर घराना है जो बाबा अलाउद्दीन खान साहब से शुरू हुआ, तो उसमें सितार, सरोद वगैरह ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हमारा घराना दिल्ली घराना, इसमें तबला भी है, गाना भी है, वायलिन भी है, सितार भी है जी, सारंगी भी है। तो सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम अच्छे कलाकार अपने समय पे इसको गाते बजाते रहे। जी। मेरे गुरुजी दिल्ली घराने के उस्ताद ज़हूर अहमद खान साहब, जिनको वायलिन विज़र्ड भी कहा जाता है, तो उनसे मेरी तालीम चलती रही जी। और उसके बाद दिल्ली घराने के ही गायक और खलीफा उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब के साथ भी मेरी तालीम चलती रही।
तो हमारे घराने ने भी वायलिन को बहुत हेल्दी वे में एक्सेप्ट किया जी। और तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा टाइम पीरियड से दिल्ली घराने में वायलिन का प्रयोग हो रहा है। सर, आप हमें कुछ सुनाना चाहें जो सुनते से ही जो विशेषज्ञ हैं, हम तो नहीं, वो ये जान जाए कि ये जो धुन है, अच्छा ये दिल्ली घराने की ही धुन है। कुछ ऐसी कुछ छाप जी। जो आपके घराने की हमें। दिल्ली घराने में जो गायकी का अंदाज है वो थोड़ा सा अलग है, तानों का अंदाज कुछ अलग है। तो मैं उसकी कुछ झलक पेश करता हूँ आपको कि हमारे घराने की जो बढ़त का अंदाज है और जो तानों का पैटर्न है वो थोड़ा सा मैं पेश करता हूँ। बिल्कुल सर। सपोज अभी हम बजा रहे थे राग चारुकेशी, जी। तो चारुकेशी से हम आ जाते हैं किसी दूसरे राग में। सपोज हम ले लेते हैं यमन। जी। आपके बारे में अगर बात करें कि आपने बताया दिल्ली घराने में इतना कुछ है। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने वायलिन क्यों चुना? कैसे बचपन में कैसे शुरुआत हुई, कैसे इस और आपका झुकाव हुआ, और अब आप एक्सेल कर रहे हैं इस फील्ड में, आप वायलिन के साथ कई नए प्रयोग भी कर रहे हैं। जी। तो अपनी एक जीवन यात्रा हमें बताएं। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। एक्चुअली मेरे पिताजी उस्ताद अनवार हुसैन खान साहब तबला वादक जी। तो घर में तबले का माहौल था और बचपन से मुझे तबले का शौक़ भी बहुत था, क्योंकि घर में जब तबला था तो ऑब्वियसली तबला देख के मन करता था कि मैं भी बजाऊं। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि जी मुझे तबला सीखना है, और मैं बचपन में अपने घुटनों पे ऐसे ऐसे तबला बजाता रहता था जब मैं 4-5 साल का था जी। तो हमारे पिताजी को लगता था कि नहीं, तबला जो है ये बेसिकली अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो कोई लीडिंग इंस्ट्रूमेंट बजना चाहिए जो आगे चल के आप लीड करें और सोलो परफॉर्मर भी बने। तो वो अवॉइड करते थे कि भाई तबला नहीं, कुछ और करो। तो मेरे पिताजी दिल्ली रेडियो में स्टाफ आर्टिस्ट थे जी। तो कभी कभी हम भी अपने पापा के साथ जाते थे। तो अचानक वहाँ मैंने किसी को वायलिन बजाते देखा
मेरी एज उस समय मेरे ख्याल 7-8 साल रही होगी। तो वायलिन देख के मैं बड़ा अट्रैक्ट हुआ वायलिन की तरफ कि यार ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा छोटा सा और इसको ऐसे करके पकड़ के बजा रहे हैं और बड़ी मीठी सी आवाज़ लग रही। मुझे मालूम नहीं था कि इसका नाम क्या है। तो मैंने अपने पापा से कहा कि जी ये क्या चीज़ है? कहते बेटे इसे वायलिन कहते हैं। तो मैंने कहा जी ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है जी। वो कहते तुम सीखोगे ये? मैंने कहा हाँ जी ये सिखाइए मुझे। तो वहाँ से फिर वायलिन सीखने का जो सिलसिला था शुरू हुआ। मेरे सबसे पहले गुरु थे उस्ताद गौहर अली खां साहब, जो कि रामपुर से थे, और उनके साथ मेरी तालीम चली मेरे ख्याल 1-1.5 साल। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली घराने से जुड़ा, और ऐसा जुड़ा कि आज तक दिल्ली घराने से जुड़ा हुआ हूँ। उस्ताद ज़हूर अहमद खां साहब के साथ बहुत लंबे पीरियड तक मेरी वायलिन की तालीम चली, और उस्ताद ज़हूर अहमद खां साहब के स्वर्गवास के बाद उनके बड़े बेटे और दिल्ली घराने के खलीफा और महान गायक उस्ताद इकबाल अहमद खां साहब के साथ मेरी तालीम चलती रही, और 2020 में उनका भी स्वर्गवास हो गया। उसके बाद से तालीम का सिलसिला रुक गया, लेकिन जब तक वो थे तो तालीम चलती रही दिल्ली घराने से ही। ये तो हुई मेरी तालीम की बात जी। उसके अलावा एज ए परफॉर्मर मेरे ख्याल शायद 10 या 11 साल की उम्र में मेरी पहली परफॉर्मेंस हुई थी, और वो रेडियो में हुई थी। अच्छा। दिल्ली रेडियो में। हाँ जी, दिल्ली रेडियो में वो मेरी पहली परफॉर्मेंस हुई थी। और उसके बाद से बस वो एक जो जर्नी थी वो चल पड़ी, और आज तक चल रहा है। सारे वर्ल्ड में परफॉर्मेंसेस करता हूँ, और सारी दुनिया से ही लोग पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और बुलावे आते हैं। अलग अलग बड़े बड़े म्यूज़िक फेस्टिवल्स में जाता हूँ। अपना बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन हो गया, कालिदास संगीत समारोह हो गया, चक्रधर समारोह हो गया। जब आप प्रस्तुति देते हैं या आप जब दर्शकों के बीच में होते हैं तो कई अनुभव होते होंगे जो अलग होते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि प्रधानमंत्री जी के साथ भी आपका एक अनुभव है तो वो हम जानना चाहेंगे, वो सुनना चाहेंगे, और साथ में कुछ सुनना और वायलिन पे भी चाहेंगे हम। 2018 में जब रशिया के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, मिस्टर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी, तो उनके ऑनर में मेरा परफॉर्मेंस रखा गया था हैदराबाद हाउस में, लंच में, आफ्टरनून टाइम में। तो वहाँ पे 20 रशियन डेलीगेशन के लोग थे पुतिन जी के साथ, और 20 हमारे इंडिया के डेलीगेशन के लोग थे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो टेबल लगे हुए थे सब लोगों के, और उसके साथ ही नज़दीक में स्टेज भी बना हुआ था। तो वहाँ क्या बजाना है वो बहुत पहले से फिक्स होके चला गया था, कंप्लीट डिटेल्स के साथ। तो मुझे 1 घंटा 15 मिनट का टाइम स्लॉट उन्होंने दिया था, और उस 1 घंटा 15 मिनट में मुझे क्या क्या बजाना है वो हर चीज़ रिटन में थी जी। और हर टेबल पे 6 चेयर्स लगी हुई थी, और हर चेयर के आगे मेरा बायोडाटा और वो मेरा परफॉर्मेंसेस की डिटेल हिंदी, इंग्लिश और रशियन में प्रिंटेड थी। बिल्कुल। तो सबको पता था कि भाई मैं क्या क्या बजाऊंगा, क्या बजा रहा हूँ, लोग उसमें से पढ़ के समझ रहे थे। वहाँ कोई कंपेयरिंग नहीं हो रही थी, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था। मुझे कहा गया था कि जब प्रधानमंत्री जी और पुतिन जी आके बैठ जाएं तो आप स्टेज पे जाएं और परफॉर्मेंस शुरू कर दें। तो ऐसे ही हुआ। हम लोग उस क्रम के अनुसार अपना परफॉर्मेंस करते चले जा रहे थे। तो अचानक, अच्छा, स्टेज से मोदी साहब की जो चेयर थी, टेबल थी, वो काफ़ी नज़दीक थी। अच्छा। तो वो अगर हल्के से कोई बात भी करते थे तो मुझे सुनाई देता था। अच्छा। हाँ जी। जी। और जो हमारा जो साउंड सिस्टम था वो बहुत कम लेवल पे रखा हुआ था ताकि ज़्यादा लाउड ना हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एकदम टॉप मोस्ट हायर डिग्निटीज़ बैठी हुई हैं, तो बड़ा सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा था। तो अचानक मोदी साहब ने मुझे हाथ के इशारे से रुकने के लिए कहा जी। तो मैं घबरा गया। अच्छा। मैंने कहा यार कुछ गलत हुआ मुझसे ज़रूर, हाँ। क्योंकि जो मैंने सीक्वेंस दिया है या तो मैं उसको कुछ आगे पीछे कर गया हूँ या क्या हुआ है। जी। तो ऐसे उन्होंने हाथ से रुकने के लिए कहा, तो मैंने बड़े नरम स्वभाव से कहा, मैंने कहा जी सर बताइए। कहेंगे नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, खां साहब क्या आपको वो भजन बजाना आता है, वैष्णव जन?
वैष्णव जन तो त्रिणे कहिए, बड़ा बिल्कुल, मशहूर बिल्कुल, भजन है। बिल्कुल। अच्छा, वो लिस्ट में नहीं था। हाँ, मैंने जो लिस्ट में भजन रखा हुआ था वो पायो जी, मैंने राम रतन भायो रखा हुआ था। अभी तक हम वहाँ तक पहुँचे नहीं थे भजन तक। तो मैंने कहा सर मैं कोशिश कर सकता हूँ। कहने लगे नहीं खान साहब, आप कोशिश नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है आप बहुत अच्छा बजाएंगे। वाह। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने वो भजन बजाना शुरू किया वायलिन पे। तो मोदी साहब ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला, कोई लेटेस्ट मॉडल का एप्पल मोबाइल था, और उसमें से अब मोबाइल उन्होंने इस पोजीशन में रखा हुआ था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी वीडियो बना रहे हैं जी। लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। अच्छा। वो मेरा वीडियो नहीं बना रहे थे, वो अपने मोबाइल में कोई वीडियो सर्च कर रहे थे। जी जी जी। तो वो वीडियो उन्होंने जब सर्च कर ली तो एक थोड़ा सी देर उन्होंने देखा, और देखने के बाद उस वीडियो को उन्होंने पुतिन जी की तरफ कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट टेबल ही पुतिन जी की लगी हुई थी, तो उनकी तरफ कर दिया। उसमें कोई रशियन आर्टिस्ट फीमेल, अच्छा, वो यही भजन गा रही थी। अच्छा, हाँ जी, अरे वाह। हाँ जी। हाँ, जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मोदी साहब अपने टेबल से उठे, पुतिन जी अपनी टेबल से उठे और स्टेज तक आए, और बस मैं स्टेज पे से उतर रहा था तो उन्होंने हमको अपने साथ किया और दोनों ने हाथ मिलाया, और मोदी साहब ने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया, बहुत तारीफ़ भी की उन्होंने। अब मैं ये सोच रहा था उस वक्त, आपको मालूम है ऐसी जगहों पे मोबाइल्स अलाउड नहीं होते, वो मोबाइल्स हमसे बहुत पहले लेके रख लिए गए थे। जी। तो मैं ये सोच रहा था कि काश इस समय मेरा मोबाइल मेरे पास होता तो मैं फ़ोटो ले लेता। जी, है ना? बिल्कुल। लालच आता ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद मोदी साहब फेस रीडिंग भी मुझे लगता है बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो वो मेरे एक्सप्रेशंस को पढ़ गए जी, और उन्होंने समझ लिया कि भाई इसके मन में क्या चल रहा है। हाँ, तो उनके साथ तो पूरी कैमरा टीम चलती है। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी कैमरा टीम को कहा कि भाई ये खान साहब के साथ हमारी फ़ोटो लीजिए, हाँ। इनके लिए भी ऑनर की बात है और मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। तो उन्होंने हमें अपने साथ खड़ा किया और हमारी ये फ़ोटोज़ उनके साथ आई, और उसके बाद में उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को कहा कि खान साहब का ईमेल आईडी आप ले लीजिए और इनको ये फ़ोटो सेंड कर दीजिएगा। तो वो ये पूरा वाक़या था उसका। जी जी जी। कार्यक्रम के अब अंत की तरफ हम बढ़ चुके हैं। कुछ ऐसी धुन जो आपके दिल के बहुत करीब हो, उसको आप बार बार बजाना चाहते हो, या कई बार ये होता है कि कलाकार भी तनाव में आ जाते हैं या कलाकार को भी परेशानियां होती हैं, स्पेशली जब कोविड टाइम था तो उस समय भी हम बहुत परेशान रहे। जी 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 जी। तो क्या कुछ ऐसी धुन आपके पास अभी है जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, जो कुछ सूदिंग हो, जो कार्यक्रम के अंत को एक बहुत ही खूबसूरत सा मोड़ दे दे? ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अक्सर जब मैं परफॉर्मेंस किया करता हूँ तो लास्ट में मैं उसको स्वीट डिश कहता हूँ। अच्छा। तो मैं स्टेज पे कई बार बोल भी देता हूँ कि अब मैं आपको स्वीट डिश परोस रहा हूँ, और वो स्वीट डिश अक्सर राग पहाड़ी होती है। अच्छा। और पहाड़ी लोग, मेरा पहाड़ी काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है, तो ऑलमोस्ट हर परफॉर्मेंस में उसकी रिक्वेस्ट होती है कि जी वो ज़रूर बजाइए। अच्छा। तो मुझे लगता है कि आज भी मैं थोड़ा सा वो बजाने की कोशिश करता हूँ, तो शायद आपको मज़ा आएगा उसमें। तो एक हमारा दादरा है बड़ा पॉपुलर सा, कि रंगी सारी हमारी चुनरिया रे, है ना, तो वो मैं कभी कभी बजाता हूँ, थोड़ा सा पेश करता हूँ।
आप स्टूडियो में आए, आपने हमसे बातचीत की, वायलिन के बारे में बताया, अपने घराने के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दीप्ति जी, आपने मुझे संसद टीवी के लिए यहाँ इनवाइट किया, मुझे बहुत खुशी है। और संसद टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार, और मैं दुआ करता हूँ कि ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अभिव्यक्ति के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।